हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 आपकी सिविक्स की जो बुक है उसका चैप्टर 3 वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट के का हम पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में काफ़ी सारी चीज़ें समझ चुके हैं। तो पार्ट 2 में देखिए हम लोग इसमें ना मेनली ये देखने वाले हैं कि जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी कि जो हम लोग पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं। तो हम लोग जो पार्लियामेंट होता है उसमें हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसमें से हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर और जो सबसे बड़ी पार्टी होती है इसमें ही काफ़ी सारे हमारे बाकी मिनिस्टर्स भी होते हैं, जैसे कि हमारे लॉ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर है ना, होम मिनिस्टर। ये सारे के सारे जो मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर मिला करके एक एग्जीक्यूटिव बनती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है ना वो लोकसभा का होता है अपने एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट करना। हम लोगों ने चैप्टर 1 में भी इसके बारे में पढ़ा है। एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉज बनाना भी और लॉज को इम्प्लीमेंट भी करवाना। दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज द टर्म गवर्नमेंट। जब हम सरकार के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, तो ये जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ये जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, यही हमारे दिमाग में होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होता है इंडिया का, वो लीडर होता है रूलिंग पार्टी का लोकसभा में। लोकसभा की जो सबसे बड़ी पार्टी होती है इस टाइम है बीजेपी। बीजेपी के लीडर कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो जो सबसे बड़ी पार्टी का लीडर होता है ना, वही देश का प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो और वही क्या है, उनका ही काम होता है सारे के सारे डिसीजंस लेना, और देश में जो भी काम हो रहा है, चाहे वो हेल्थ से, एजुकेशन, फाइनेंस, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो हमारे जो ये एग्जीक्यूटिव हमारे नेता ही करते हैं। कई बार हम लोग रिसेंट पास्ट में भी देखा है कि सिंगल पार्टी के लिए, रिसेंट पास्ट का मतलब है लगभग 2000 वाले टाइम से लेकर के 2010 तक, है ना, 2010 तक, मेनली 2015 तक भी, बीजेपी से पहले जो सरकारें आई हैं 1990s के टाइम पर, एक पार्टी के लिए ना सरकार बनाना मुश्किल हो जाता था। तो कई सारी पार्टीज मिल करके जो है वो सरकार बनाती थी। तो व्हेन they then join together with different political parties who are interested in similar concern to form what is known as coalition government। तो coalition government यानी कि मिली जुली सरकार भी इसको हम हिंदी में बोलते हैं। coalition government में दो से ज़्यादा पार्टी मिलकर के सरकार बनाती हैं, क्योंकि एक पार्टी को कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं मिलती। हमारे देश में 50% से ज़्यादा सीटें होनी चाहिए अगर आपको सरकार बनानी है। टोटल सीट 545 है, तो इसका जब हम लोग 50% निकालते हैं ना, तो वो 272 बैठता है। तो कम से कम इतनी सीटें तो आपके पास होनी ही चाहिए अगर आपको सरकार बनानी है। अगर एक पार्टी के पास नहीं है तो पार्टियाँ मिल करके बनाएं, उसी को कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। अब ये देखिए, ये हमारे नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, जहाँ पे काफ़ी सारे पार्लियामेंट के अलावा बाकी सारी चीज़ें, जैसे कि जो होम मिनिस्टर की सेक्रेटेरिएट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की, उसकी पिक्चर ये है। राज्यसभा के बारे में हमें बताते हैं। राज्यसभा जो है वो प्राइमरीली फंक्शन करती है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन पार्लियामेंट। जो हमारे देश के राज्य हैं उनका रिप्रेजेंटेशन करती है, मतलब राज्यों की आवाज़ रखने का काम राज्यसभा का होता है। राज्यसभा लेजिस्लेशन मतलब कोई बिल इनिशिएट कर सकती है, एंड अ बिल इज़ रिक्वायर्ड टू पास थ्रू राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। ठीक है, तो राज्यसभा कोई बिल लेकर के आएगी और फिर उसके सारे के सारे मेंबर्स अगर उसे पास कर देंगे तो ही वो लॉ बन सकता है। इट देयरफॉर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड ऑल्टरिंग द लॉज इनिशिएटेड बाय लोकसभा। मतलब लोकसभा ने एक कानून बनाया, वो कानून राज्यसभा के पास जाएगा। फिर अगर राज्यसभा ने उस कानून को पारित कर दिया, मतलब कह दिया कि ये ठीक है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट। और राज्यसभा में भी कोई कानून स्टार्ट हो सकता है, फिर राज्यसभा से वो लोकसभा में जाएगा, और फिर जब दोनों के दोनों कहते हैं कि हाँ ये भाई ठीक है ये कानून, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट जब उस पर साइन कर देते हैं तो वो कानून बन जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा का काम मेनली क्या होता है? रिव्यू करना, क्योंकि ज़्यादातर जो लॉज बनाए जाते हैं, जो एक्ट्स, पहले कोई कानून जब बनने से पहले जो होता है ना, कानून के बनने से पहले वाला फेज जो होता है उसको हम लोग बिल कहते हैं, बिल। ठीक है, तो बिल लाया जाता है लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। फिर बिल अगर पारित हो जाता है, आप लोग न्यूज़ वगैरह में जब सुनते होंगे बिल पारित हो गया, प्रेसिडेंट के साइन बाकी हैं, इसी तरीके से राज्यसभा क्या करती है, लोकसभा में ज़्यादातर सारे बिल्स लाए जाते हैं, फिर उसको राज्यसभा में भेजा जाता है रिव्यू करने के लिए, देखने के लिए कि भाई सही है नहीं है। तो राज्यसभा उसको बिल्कुल मना भी कर सकती है कि सही नहीं है, हम इसे नहीं मान रहे, या फिर वो कुछ मतलब बदलाव ला सकती है। फिर वो बदलाव अगर लोकसभा भी मान ले तो फिर उसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा काम करती हैं।
अब नेक्स्ट पॉइंट है पार्लियामेंट का, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। कंट्रोल करना, गाइड करना और इन्फॉर्म करना गवर्नमेंट को, ये पार्लियामेंट का काम होता है। पार्लियामेंट जब सेशन में होती है, इसका मतलब होता है जब पार्लियामेंट का टाइम पीरियड चल रहा होता है, यानी कि जो डिबेट्स होती हैं, हम लोग देखते हैं ना डिबेट हो रही है पार्लियामेंट में, एक नेता कुछ बोल रहा है, दूसरा उसका जवाब दे रहा है, इस तरीके से, तो वो सेशन होता है पार्लियामेंट का। जो पार्लियामेंट का सेशन होता है ना, वो क्वेश्चन आवर से बिगिन होता है। इसका क्या मतलब है, देखिए पार्लियामेंट की ना कई सारे, मतलब एक सेशन में कई सारी चीज़ें होती हैं कि एक बार क्वेश्चन, पहला जो सेशन होता है ना, उसमें मेनली जो अपोजिशन पार्टी है वो रूलिंग पार्टी के नेताओं से, मिनिस्टर से क्वेश्चन करती है। तो पहला जो आर होता है, जो सबसे पहले स्टार्ट होता है ना, क्वेश्चन आर से हमारी पार्लियामेंट स्टार्ट होती है। क्वेश्चन आर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर होता है, ठीक है। एमपीज कैन इलिसिट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर इस आर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। ये इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना कि वो क्या काम कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है पार्लियामेंट को चलाने के लिए, इनफैक्ट देश को चलाने के लिए, हमारे देश के लोगों को बताने के लिए कि भाई पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, सरकार क्या कर रही है। ये क्वेश्चन आर उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गवर्नमेंट से कि भाई आपकी जो पॉलिसीज़ थी या फिर आप किन चीज़ों में नाकाम क्यों रहे हो, उनके आंसर दो। लोगों की ओपिनियन के बारे में पता लगता है, मतलब अपोजिशन पार्टीज़ लोगों के बारे में बताते हैं कि लोग इस बात से दुखी हैं, तो भाई आपने सरकार ने काम क्यों नहीं किया है, फिर सरकार उनको आंसर करती है। इस तरीके से पार्लियामेंट में डिबेट्स चलती हैं। आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ टू द गवर्नमेंट इज़ अ क्रूशियल टास्क ऑफ एवरी एमपी। हर एमपी को क्वेश्चन पूछने चाहिए सरकार से और यही उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में, क्योंकि अपनी पार्टी के लोग तो चाहे गलत कर रही हो चाहे सही कर रही हो तो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। इसलिए अपोजिशन पार्टी जो है सरकार से क्वेश्चन करती है, आप चीज़ गलत कैसे कर रहे हैं, आप इसको ठीक करिए। तो वो ड्रॉबैक्स हाईलाइट करती है लोगों के सामने कि भाई जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं सरकार के, सही से नहीं चल रहे हैं, पैसा अगर इसमें दिया गया है तो वो किस तरीके से लग रहा है, ये सारे के सारे सामने लाने का काम मेनली हमारी अपोजिशन पार्टीज करती हैं। अब ये क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं वो बताएं हैं। गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक एंड इज केप्ट ऑन इट्स टोज ऑन द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एमपीज। तो ऑन इट्स टोज मतलब बिल्कुल ठीक करके रखती है। जो अपोजिशन पार्टीज़ होती है ना, सरकार को क्वेश्चंस पूछती है, इसलिए सरकार भी ढंग से काम करती है कि उन्हें पता है कि अगर वो कुछ गलत करेंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा। इन एडिशन इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंसेस पार्लियामेंट्स अप्रूवल इज़ क्रूशियल फॉर गवर्नमेंट। तो कोई सा भी जो काम अगर गवर्नमेंट को भी करना है, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती, पार्लियामेंट से उस चीज़ को पास करवाना पड़ता है। दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच पार्लियामेंट कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म गवर्नमेंट। तो क्योंकि कोई भी चीज़, अगर कोई भी काम हमारी गवर्नमेंट को, सरकार को करना है तो पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे पार्लियामेंट और गवर्नमेंट में क्या अंतर है, तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए, बहुत ही ईजी है। ये हमारी पूरी पार्लियामेंट है जिसमें 545 टोटल मेंबर्स हैं। इसमें से जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें लेके जाती है, यानी कि 272 से ज़्यादा जिस पार्टी के पास सीटें होती हैं वो पार्टी सरकार बना लेती है, उसी को हम लोग एग्जीक्यूटिव या फिर गवर्नमेंट कहते हैं। उसके अलावा बाकी बची हुई सारी की सारी जो पार्टियां होती हैं जो सरकार नहीं बना पाती वो अपोजिशन पार्टी होती है। और टोटल अपोजिशन पार्टी हो या फिर गवर्नमेंट हो, सब मिलकर के पार्लियामेंट बनाते हैं और पार्लियामेंट में से ही सरकार निकलती है। जो सबसे ज़्यादा सीटें जिस पार्टी के पास होती हैं वो गवर्नमेंट बना लेती है, बाकी अपोजिशन बन जाती है। और अपोजिशन पार्टी सरकार से क्वेश्चंस पूछती है, इस तरीके से वो सरकार को कंट्रोल करती है। और कंट्रोलिंग, गाइडिंग, इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट एंड दैट इज़ द की फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे आता है लॉ मेकिंग, कानून बनाने का काम। अब लॉ मेकिंग के बारे में देखते हैं। हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन लोग हैं, देखिए पार्लियामेंट में कौन लोग हैं, हमारे जो हम लोगों ने एमपीज़ भेजे हैं वही तो हैं हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये पार्लियामेंट में प्रेजेंट होते हैं। पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। पार्लियामेंट में देश के अलग अलग इलाकों से लोग आते हैं, गाँव से भी आते हैं, शहरों से भी आते हैं, रीजनल पार्टी से भी आते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमारी पार्लियामेंट में पूरे देश के लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है। देयर हैज़ ऑल्सो बीन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम दलित्स एंड बैकवर्ड क्लास। दलित्स और बैकवर्ड क्लास मतलब जिनको SC ST OBC कहा जाता है, उनसे भी काफ़ी ज़्यादा अब पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। तो जो पहली मतलब ये कितने लोगों ने वोट डाला है आकर के, फर्स्ट से 2019 के इलेक्शंस में 67% लोगों ने वोट डाला था, आज तक का हाईएस्ट जब से इलेक्शन शुरू हुए हैं।
ऐसा मान सकते हैं हम लोग, मतलब काफ़ी बड़ा नंबर था। It has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of society. बट कई बार हम लोग देखते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यानी कि हमारे टाइप की डेमोक्रेसी, हम लोगों ने 1 लाख लोग वोट देते हैं, उसमें से एक नेता चुना चाहता है। 1 लाख, कई बार 10-10 लाख लोग भी वोट देते हैं और उसमें से 10 लाख लोगों पे एक नेता होता है। तो भाई हर इंसान ही उसी को तो वोट नहीं देता। सपोज करिए कि 100 लोग हैं, 100 में से 30 लोगों ने ए को वोट दिया है और कहीं 10 कैंडिडेट खड़े हुए थे। किसी कैंडिडेट को 30 वोट मिले, किसी को 10 मिले, किसी को 9 मिले, किसी को मान लीजिए 18 मिले। तो जिसको सबसे ज़्यादा मिलेंगे वो जीत जाएगा। मगर उसको तो वोट तो 30 लोगों ने किया है, 70 लोगों ने तो उसके खिलाफ वोट किया है ना। तो ये इस तरीके से गड़बड़ हो जाती है कि मतलब जब सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलता है वो जीत जाता है। अब सबसे ज़्यादा में भी हो सकता है उसको सिर्फ 10% लोगों ने वोट दिया हो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं, सब अलग अलग लोगों को वोट करते हैं। तो उन कैंडिडेट में से सबसे ज़्यादा जिसको मिल जाते हैं बस वो जीत जाता है ना। अगर हम पर्सन की बात करें तो जब पार्टी की बात आती है तब तो 50% से ज़्यादा सीटें होनी चाहिए सरकार बनाने के लिए। मगर एक पर्सन को जीतने के लिए, एक MLA या MP बनने के लिए तो कैंडिडेट्स जितने भी हैं उसमें से सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए। एग्जाम्पल के लिए आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उसमें से सपोज करिए 6 बच्चे इलेक्शंस में खड़े हुए हैं आपके क्लास के मॉनिटर बनने के लिए। तो इन 6 में से जिस भी बच्चे को सपोज करिए इसको 8 मिले हैं वोट, इसको 10 मिले, इसको 9 मिले, इसको 5 मिले, इसको 11 मिले और इसको 18 मिले, तो जिसको 18 मिले हैं ना बस वो जीत जाएगा। अब आप देखिए कि टोटल जितना भी आप ऐड कर लीजिए 10 और फिर 8, ये काफ़ी बड़ा नंबर है। यानी कि सिर्फ 18 लोगों ने इसे पसंद किया, इतने सारे लोगों ने तो इसको नापसंद किया, फिर भी आपका मॉनिटर बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि बस सबसे ज़्यादा इसके पास थे बाकी लोगों के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से कहते हैं कि जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ना वो हर किसी को रिप्रेजेंट नहीं करती है, क्योंकि सबके वोट तो उसे मिले नहीं होते। तो देयर इज़ अ रेशनलाइजेशन, जब इंटरेस्ट एक्सपीरियंस मतलब सेपरेट कर देता है कि इसमें यही बताया गया है कि जो SC ST OBC दलित्स हर किसी को, आदिवासी को, हर किसी को ध्यान में रख करके कई बार जो है पॉलिसीज़ नहीं बनाई जाती और इनको पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। अब आगे इसमें बताते हैं सिमिलरली इट हैज़ मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड, ऐसा भी सजेस्ट किया गया है दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए भी सीट्स का रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में महिलाएं भी काफ़ी कम जो हैं पार्टिसिपेट करती हैं। 60 सालों में जब हमारा देश सबसे पहले इलेक्शन हुए थे तो सिर्फ 4% वुमेन थी जो कि MPs थी। फिर उसके बाद अब जो इलेक्शन हुआ है 2019 का, इसमें 11% वुमेन बनी हैं MPs। फिर भी वुमेन तो टोटल 50% है ना पॉपुलेशन का, उसमें से सिर्फ 11% MPs, इसलिए कहा जाता है कि वुमेन को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस तरीके की सिचुएशन जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट है और अनरिजॉल्व क्वेश्चन है जो हमारी डेमोक्रेसी के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। फैक्ट ये है कि वी कैन आस्क दीज क्वेश्चन एंड आर वर्किंग टुवर्ड्स आंसर्स, इनके हम आंसर्स के लिए भी सरकार से मतलब एक तरह से गुजारिश कर रहे हैं कि वो हमें इनके आंसर्स प्रोवाइड करें। तो ये हम लोग का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।